इसका जो यूनिट होता है, ओजोन को मापने का जो यूनिट होता है, ये आपका होता है डॉप्सन। डॉप्सन यूनिट होता है इसका, ठीक है। ओजोन अगर लगभग 300 डॉप्सन है, 300 डॉप्सन अगर ओजोन का कंसंट्रेशन है, ओजोन की सांद्रता अगर 300 डॉप्सन है, तब ये गुड कंडीशन है, अच्छी कंडीशन है। इस टाइम पे हम नहीं कहेंगे कि ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, ये अच्छी कंडीशन है, ठीक है। लेकिन अगर 220 डॉप्सन से कम होने लगे ओजोन का कंसंट्रेशन, तब हम कहेंगे ये कौन सी कंडीशन है, ओजोन होल की कंडीशन है। ओजोन छिद्र, ओजोन होल की कंडीशन है अगर 220 डॉप्सन से कम होने लगे, ठीक है। तो ये इसका यूनिट है, ये याद रखना। कल हमने CFC पर बात करी थी ना, ठीक है। तो सबसे पहले 1974 में ये डिटेक्ट किया गया कि CFC जो है यही क्या करता है, ओजोन को ज़्यादा हार्म करता है, ठीक है। तो सबसे पहले 1974 में ये पता लगाया गया कि CFC गैस ही क्या कर रहा है, ओजोन को पतला करने का काम कर रहा है, ओजोन लेयर को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। और ये किसने पता लगाया, तो नाम लिखना, शेरवुड, रॉलैंड एंड मोलिना। इन्होंने क्या किया, पहली बार ये देखा कि शेरवुड, रॉलैंड, मोलिना, इन्होंने पहली बार देखा 1974 में कि CFC गैस को CFC गैस ही क्या करता है, ओजोन को सबसे ज़्यादा हार्म करता है, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था कि अंटार्कटिका गए हुए थे कुछ साइंटिस्ट, ठीक है, रिसर्च पर्पस से, है ना। और उन्होंने वहीं पर 1985 में पहली बार ये देखा कि ओजोन में होल हो रहा है, ठीक है। तो उन साइंटिस्ट का भी नाम लिख लो, जोसेफ फरमैन। 1985 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ फरमैन। ये गए हुए थे अंटार्कटिका और इन्होंने, मतलब ये लीड कर रहे थे, एक पूरी टीम गई हुई थी रिसर्च करने के लिए। ब्रिटिश साइंटिस्ट की एक टीम थी, वो गई हुई थी कहाँ पर, अंटार्कटिका 1985 में रिसर्च करने के लिए। वो लोग ओजोन से रिलेटेड रिसर्च नहीं करने गए थे, वो लोग किसी और चीज़ के लिए रिसर्च करने गए थे। बट वहाँ रहते रहते उन्होंने देखा, और इस टीम को लीड कौन कर रहे थे, जोसेफ फरमैन। इन्होंने रहते रहते वहाँ पर देखा कि ओजोन में क्या हो रहा है, होल हो रहा है, ओजोन लेयर पतली होती जा रही है, ठीक है। तो पहली बार ओजोन के होल को देखा गया था 1985 में। CFC ओजोन को नुकसान पहुंचा सकता है, इसको पहली बार किसने पता लगाया, शेरवुड, रॉलैंड एंड मोलिना ने। कब, 1974 में, ठीक है। तो ये डेट्स, थोड़े डेटा भी दोगे अपने आंसर में तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ओजोन होल का पता कैसे लगाया गया, तो कुछ टेक्निक्स यूज की गई। ओजोन होल का पता लगाने के लिए कुछ टेक्निक का प्रयोग किया गया। तो पहला लिखो इसकी टेक्निक्स, फर्स्ट लिखो, ये लिख लिए। इसकी पहली टेक्निक लिखो, ग्राउंड बेस्ड मेजरमेंट। हिंदी में लिखिएगा भूमिगत माप। ग्राउंड बेस्ड मेजरमेंट, इसमें क्या किया गया था, साइंटिस्ट ने डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर नाम की एक मशीन थी जिसका यूज किया था, उसको एटमॉस्फेयर में भेजा था और चेक किया था क्या कि कितना कंसंट्रेशन बचा हुआ है ओजोन का, ठीक है। इसी को कहा जाता है ग्राउंड बेस्ड मेजरमेंट, ठीक है। कौन सी मशीन थी, ठीक है। ये मापन करता है किसका, कि कितना कंसंट्रेशन है ओजोन का, ठीक है। इसको मापा गया था, इसे कहा जाता है ग्राउंड बेस्ड मेजरमेंट। इसमें देखा गया था कि अंटार्कटिका में जो स्प्रिंग का सीजन होता है लगभग सितंबर से अक्टूबर के बीच में,
ठीक है, उस टाइम पे अचानक से ओजोन जो है वो बहुत कम हो गया था, क्योंकि क्लाउड ज़्यादा बन रहे थे। क्लाउड ज़्यादा बन रहे तो सनलाइट नहीं आ रही थी, और सनलाइट वैसे भी वहाँ पर बहुत कम आती, क्योंकि अंटार्कटिका कहाँ है आपके, साउथ पोल वाले एरिया में। ठीक है, तो पोलर एरिया में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती, इक्वेटर वाले एरिया में यानी कि विषुवत रेखा वाले क्षेत्र में क्या पड़ता है, सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। ठीक है, साउथ पोल में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, नहीं के बराबर पड़ती है। और ऊपर से स्प्रिंग सीजन हो जाए, यानी कि क्लाउड्स बहुत ज़्यादा रहे, या फिर मतलब धूप बहुत तेज ना हो उस टाइम पे। ठीक है, तो ऐसे सीजन में क्या हो गया, धूप आनी और भी कम हो गई। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा होल दिखाई दिया ओजोन पर। ठीक है, जो कि बहुत चिंता का विषय था उस टाइम पे 1985 में। ठीक है, तो ये एक तरीका था। नेक्स्ट लिखो सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन। सेकंड लिखो सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन। इसको हिंदी में लिखिएगा सैटेलाइट, अंतरिक्ष द्वारा परीक्षण। और ये किसने किया था, नासा ने किया था। नासा ने कुछ सैटेलाइट्स भेजे थे अंटार्कटिका में ओजोन के कंसंट्रेशन का पता लगाने के लिए। ठीक है, नासा द्वारा सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन किया गया था। ठीक है, नहीं अंतरिक्ष नहीं, उपग्रह परीक्षण, सॉरी उपग्रह परीक्षण लिखिएगा। एक लिखो बलून एक्सपेरिमेंट। ऊपर लिखूं क्या, नीचे नहीं दिख रहा है, पीछे दिखता है क्या, यहां से यहां तक दिख रहा है। ठीक है, इसमें क्या किया गया था, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनसे ओजोन को क्या किया जाता है, मापा जाता है, डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर, उसको क्या किया था, वाटर बलून्स के अंदर भर दिया गया था, और वो बलून्स क्या कर दिए गए थे, छोड़ दिए गए थे ऊपर अंतरिक्ष में। ठीक है, वहां पर वो क्या किया था, मेजर किया था जाके किसको, कि कितना कंसंट्रेशन बचा हुआ है किसका, ओजोन का। ठीक है, इसी को कहा गया क्या, बलून एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वाटर बलून्स, सॉरी वाटर बलून्स नहीं, वेदर बलून्स, इन्हें वेदर बलून्स कहा जाता है। ठीक है, वेदर बलून्स के थ्रू क्या किया गया था, उनमें जो इंस्ट्रूमेंट है यानी कि जो आपका उपकरण है उसे लगा दिया गया था अंदर, और उसे छोड़ दिया गया था, और वो वहां पर गया, उसने क्या किया, मेजर किया कि कितना कंसंट्रेशन ओजोन का बचा हुआ है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे क्या किया गया था, 1985 में मापा गया था कि अंटार्कटिका में कितना ओजोन जो है वो बचा हुआ है। ठीक है, और क्या पाया गया कि स्ट्रेटोस्फीयर में कहाँ छोड़ा जा रहा है ये सब, स्ट्रेटोस्फीयर में जाकर, क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में क्या है, ओजोन मौजूद है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में जाकर ओजोन का इन्होंने सही मापन किया, और ये पता चला कि ओजोन जो है ये 200 डॉप्सन से भी कम हो चुका है। 220 कहा था हमने, बट ये 200 डॉप्सन से भी कम हो चुका था। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक कंडीशन थी इस टाइम 1985 में। हाँ, बलून एक्सपेरिमेंट, ये सारे एक्सपेरिमेंट 85 में हुए, 85 के आसपास। ठीक है, इसके बाद मैंने कल क्या बताया, कौन सा कॉन्वेंशन हुआ 85 में, वेना कॉन्वेंशन। ठीक है, वेना कॉन्वेंशन लिखिए, लिख लिए थे क्या ये, 1985 में हुआ था आपका वेना कॉन्वेंशन। क्या बातें हुई थी वेना कॉन्वेंशन में, हाँ ओजोन के बारे में, लेकिन क्या बात की गई थी कि ये कहा गया था कि सीएफसी गैस जो है यही जिम्मेदार है ओजोन क्षरण के लिए। तो हमको क्या करना होगा, सीएफसी गैस को बैन करना होगा। ठीक है, सीएफसी गैस के यूज को क्या करना होगा, या तो फिर लिमिट करना होगा या पूरी तरीके से बैन करना होगा। ठीक है, और साथ में सीएफसी गैस कुछ ना कुछ ग्लोबल वार्मिंग भी करता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इधर ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार है, और साथ ही साथ ओजोन डिप्लीशन में मेन इसका रोल है, बहुत बड़ा रोल। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हमने कल देखा कि किस तरीके से एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल क्या करता है, लगभग 20 लाख ओजोन मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देता है। और कितने लंबे समय तक ये रहता है, 60 से लगभग 100 सालों तक ये रहता है, एक आपका फ्री रेडिकल क्लोरीन का। ठीक है, तो ये इतना ज्यादा हार्मफुल है।
है ना। इसीलिए क्या कहा गया वियना कन्वेंशन में कि सीएफसी के यूज को क्या करना होगा, बैन करना होगा। और उस टाइम पे देखो सबसे पहले रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में कूलिंग एजेंट के रूप में अमोनिया का यूज किया जाता था सबसे पहले, सीएफसी से भी पहले अमोनिया का। हाँ, लेकिन अमोनिया का स्मेल बहुत तेज रहता है, ठीक है, बहुत तेज और बहुत गंदी स्मेल होती है। अब रेफ्रिजरेटर में आप खाना रखोगे, अब उसमें अमोनिया का यूज हो रहा है, आपके खाने में वो स्मेल जाएगी, तो क्या उससे फिर खाना खा पाओगे? नहीं, ठीक है। तो वो कूल तो कर रहा था, ठंडक तो दे रहा था, कूलिंग एजेंट के रूप में काम तो करता था अमोनिया, लेकिन अमोनिया का स्मेल बहुत तेज हुआ करता था, इसीलिए अमोनिया से रिप्लेस किया गया था किसको? सीएफसी गैस को। सॉरी, अमोनिया को रिप्लेस करके क्या लाया गया था? सीएफसी गैस लाया गया था। सीएफसी गैस भी एक कूलिंग एजेंट के रूप में काम करता है, ठंडक देता है, शीतलक के रूप में काम करता है, और इसका कोई स्मेल भी नहीं होता, इसीलिए ये बहुत अच्छा कूलिंग एजेंट के रूप में यूज किया जा रहा था रेफ्रिजरेटर्स में, एयर कंडीशनर्स में, ठीक है। लेकिन फिर धीरे धीरे ये पाया गया कि ये ठीक है, कूलिंग एजेंट के रूप में हम काम तो कर रहे हैं, इसका यूज तो कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है? ओजोन लेयर को हार्म कर रहा है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो अब क्या करना होगा? इसको बैन करना होगा। तो इसको ऐसे ही तो बैन नहीं कर सकते, बैन कर देंगे तो फिर रेफ्रिजरेटर्स का क्या होगा, एयर कंडीशनर्स का क्या होगा? जहाँ ऐसी ऐसी जगह जहाँ पर सीएफसी का यूज किया जाता था, वहां पर आखिर किसका यूज किया जाएगा? तो कुछ ना कुछ क्या चाहिए हमको, इसका ऑल्टरनेटिव चाहिए। इसके लिए क्या लाया गया? एचएफसी, एचएफसी गैस लाने की बात की गई, ठीक है। वियना कन्वेंशन में यही देखा गया कि सीएफसी गैस जो है वो ज्यादा हार्म करता है ओजोन को, तो इसको रिप्लेस करके हमको कुछ ऐसा ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा जो कि ओजोन गैस के लिए हार्मफुल कम हो, ठीक है। तो इसमें क्या है? ओजोन, ये मेन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, इसमें ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ओजोन क्षरण करने की क्षमता हाई है इसमें, ठीक है। ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल सबसे हाई किस में है? सीएफसी में, ठीक है। लेकिन ओजोन क्षरण की क्षमता जो है वो किसमें कम है? एचएफसी में। एचएफसी गैस में, ठीक है। ये देखा गया और ये डिसाइड किया गया कि ठीक है, अब हमको क्या करना होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बदले किसका यूज किया जाना चाहिए? एचएफसी। क्या होता है फुल फॉर्म एचएफसी का? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, लिख लो, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो वियना कन्वेंशन में मेन रिजल्ट ये आया कि सीएफसी को बैन करना है ना। अभी बैन नहीं हुआ है, ठीक है। और ये बात की गई, ये तो सिर्फ कन्वेंशन था, कोई रूल नहीं था, कोई प्रोटोकॉल नहीं था, ठीक है। तो वियना कन्वेंशन में ये बात हुई कि सीएफसी को बैन करने के लिए हमको कोई प्रोटोकॉल लाना पड़ेगा। आई बात समझ में? बैन ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा, जो जो सदस्य देश हैं वो एक रूल बुक होगी, एक प्रोटोकॉल बनाया जाएगा और उसमें सब सदस्य देश साइन करेंगे, जो जो सदस्य देश उसमें साइन करेंगे वो सब उसके नियमों का क्या करेंगे? पालन करेंगे, ठीक है। तो वियना कन्वेंशन में सिर्फ बात की गई है कि सीएफसी को बैन करना पड़ेगा और साथ में एक प्रोटोकॉल तैयार होना चाहिए, उस प्रोटोकॉल में सभी सदस्य देश साइन करेंगे और इन नियमों का, इन रूल्स का क्या करेंगे? वो पालन करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो वियना कन्वेंशन 1985 में हुआ। इसके बाद एक प्रोटोकॉल आया 1987 में जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल लाया गया मॉन्ट्रियल सिटी कनाडा में, इसलिए इसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया कब? 1987 में, ठीक है। तो अगर ये सवाल आए वियना कन्वेंशन में क्या हुआ, तो आप लोग किस चीज में टिक करोगे? सीएफसी बैन नहीं हुआ था, ये याद रखना। बैन होने पर बात की गई थी, तो आप लोग ये लगाओगे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का फ्रेमवर्क तैयार किया गया था वियना कन्वेंशन में, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक फ्रेमवर्क कहां तैयार किया गया? वियना कन्वेंशन में।
सीएफसी को बैन करने पर बात हो रही है, और बैन करने के लिए ऐसे ही बैन नहीं हो जाता भाई, ऐसे जब तुम सब बैठे हो और फिर बोल दिया कि आज से सीएफसी बैन है, मोदी जी जैसे बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता ना। प्रोटोकॉल तैयार करना पड़ेगा, नियमों के साथ उस पर साइन करना होगा, सभी देशों की मंजूरी मिलनी चाहिए, तब जाके कोई चीज इंप्लीमेंट होती है, ठीक है। तो अभी सिर्फ क्या किया गया है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए वियना कन्वेंशन में फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया है कहाँ, मॉन्ट्रियल सिटी कनाडा में। कब आया है, 2 साल बाद, 1987 में, ठीक है। और इसमें सीएफसी को बैन करने की बात की गई, मतलब सीएफसी बैन के लिए एक प्रोटोकॉल लाया गया, जिस प्रोटोकॉल का नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। टारगेट क्या दिया गया है, डेवलप्ड नेशन को 2000 तक सीएफसी पूरा बैन करना है, 2000 तक पूरा, और डेवलपिंग नेशन को 2010 तक का टाइम दिया गया है कि आप सीएफसी का कंजप्शन प्रोडक्शन पूरी तरीके से बंद कर दो। 2000 और 2010, डेवलप्ड नेशन विकसित देशों को 2000, और 2010 तक डेवलपिंग नेशन को सीएफसी के प्रोडक्शन और कंजप्शन को पूरी तरीके से, यानी कि उत्पादन और उपभोग को पूरी तरीके से बैन करने की बात की गई। डेट नहीं लिख पाए हो, 2000 डेवलप्ड और 2010 तक डेवलपिंग। वैसे तो ये कहा गया कि आने वाले 10-20 सालों में सीएफसी को बैन कर दें, बट इसको पूरे देश में, सभी देशों में इंप्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि हमको उसके लिए कोई अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद उसको क्या करना होगा, उस पर एक्सपेरिमेंट करने होंगे कि वो सही है कि नहीं है, ओजोन को हार्म वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग तो नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ों को देख के फिर उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। इसीलिए ये टाइम दिया गया कि 2000 तक डेवलप्ड नेशन को और 2010 तक डेवलपिंग नेशन को क्या करना होगा, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, उत्पादन और उपभोग क्या करना होगा, पूरी तरीके से बंद करना होगा। ये टारगेट किस में दिया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में दिया गया, ठीक है। बारिश हुई तो तुम लोग को ऐसा नहीं लगा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नहीं आया था दिमाग में, पढ़ रहे हो तुम लोग तो, आया था, ठीक है। देखो कितनी गर्मी थी ना पिछले 2-3 दिन से, कितना तेज धूप था, और आज के मौसम को बाहर जाके देखोगे तो ऐसा लगेगा कि गर्मी का सीजन है, 2-3 दिन से धूप रही होगी, ठीक है। और ये शाम वाली बारिश ITCZ तो नहीं है ना, तो क्या है ये, गर्मी की अतिकांत नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, जो कि धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। सोचो कितना खतरनाक है ये कोई अच्छा मौसम हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, ऐसा नहीं है। सोचो कितने सारे किसान हैं जिन लोगों ने ऐसी फसलें उगाई होगी जिसको कम पानी की ज़रूरत होती है इस टाइम पे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं जो साल भर खेती करते हैं, उनका पूरा का पूरा जो इकोनॉमी है वो खेती किसानी पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। अब उनकी कंडीशन सोचो, ये बेमौसम बारिश है, इतनी तेज़ बारिश हुई है, क्या हालत होगी, सिर रख के रो रहे होंगे, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, कोई अच्छी चीज़ नहीं है। क्लाइमेट चेंज हम सबके लिए बहुत खतरनाक है। तो तुम लोग क्या सोचो, क्या करोगे क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, तुम लोग ही तो यूथ हो ना, तुम लोग को तो ये करना होगा, क्या करोगे, अपने स्तर पर क्या करोगे। अच्छा, तुम लोग को ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्लाइमेट चेंज, इसके हार्मफुल इफेक्ट क्यों जोड़ा गया है। तुम लोग तो भाई डिप्टी कलेक्टर बनने वाले हो, अधिकारी बनने वाले हो, तुम लोग को क्यों ये सब पढ़ाया जा रहा है, हाँ। हाँ ठीक, पॉलिसी मेकिंग करने वाले हो आप लोग, तो पॉलिसी मेकिंग में आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका होगी। तो आप लोग पॉलिसी किस डायरेक्शन में लेके जाओ, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, सस्टेनेबल पॉलिसी बनाओ। तो क्या करोगे इसके लिए अपने स्तर पर। अच्छा, अगर आज मैं तुमको कहूँ कि तुम लोग अपने अपने स्तर पर सोल्यूशन बताओ कि तुम लोग अपने लेवल पर क्या, जो तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो जो आज, तो तुम लोग क्या करोगे ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए। एक दिन में नहीं होगा, ठीक है, धीरे धीरे ही होती है हर चीज, शुरुआत तो करो। ये बोलोगे कि एक दिन में नहीं होता, हम तो छोटे हैं, हम नेता थोड़ी हैं, ये एक्सक्यूजेस है। पेड़ काटने के लिए एक दिन में हो जाता है, बिना नेता बने हो जाता है, हाँ। तो कम से कम 20 तो लगाओ, 20 तो लगाओ, एक पेड़ कम से कम उगाओ।
अपने घर में उगाओ कम से कम, अपने आप को छाया दो, अपने जनरेशन के लिए उगाओ कम से कम। अडानी को छोड़ो, तुमको हसदेव जंगल में जाकर पेड़ उगाने के लिए नहीं बोला जा रहा है। अपने एकेडमी के आसपास उगाओ, अपने घर में उगाओ, पड़ोसियों के घर में उगाओ। अरे वो सब छोड़ो, पॉलिटिकल बातें तुम भूल जाओ। मैं तुम लोगों को कह रही हूं अपने इंडिविजुअल स्तर पर क्या करोगे। तुम लोग पॉलिटिकल बातें बहुत करते हो, ये सब बोल ही नहीं रही हूं मैं। हम्म सबसे पहले तो ठीक है, ठीक है, यहाँ रायपुर में कितना खाली जगह है, ठीक है, कितना खाली जगह है जो ऐसे ही पड़ा हुआ है अगल बगल में एकदम। सोचो ये कितना चीप है, पेड़ लगाने में तुम्हारा कुछ खर्चा ही नहीं है। चीप है मतलब सस्ता है ना। पेड़ लगाने में क्या ही खर्चा हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। कहीं भी पेड़ लगाओ, जहां देख रहे हो वहां पेड़ लगाओ, कटता है फिर लगाओ, कोशिश तो करो तुम लोग। हाँ कम करो, देखो एक्सट्रीम पे किसी चीज को नहीं करना है, एक्सट्रीम कंडीशन पे किसी चीज को नहीं करना, ठीक है। हर चीज को लिमिट में करो। जैसे कि तुम लोग यहाँ अभी गर्मी बहुत होती होगी, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पीते होगे, कहीं भी रास्ते में फट से फेंक देते होगे, ठीक है। तो ये सब मत करो अपने स्तर पर। तुम देख रहे हो कोई सामने से जा रहा है, ठीक है, और वो रोड में क्या कर रहा है, फ्रूटी पी के वहीं पर प्लास्टिक को फेंक रहा है। अब तुम डस्टबिन में जाके फेंकने वाले थे, तुम्हारे दिमाग में आया ये फेंक रहा है तो मैं क्यों फेंकूं, तुमने भी वहीं फेंक दिया। ये नहीं चलेगा, ठीक है। अपने अंदर थोड़ी सिविक सेंस डेवलप करो, ठीक है। डस्टबिन खोजो, वहीं पर डालो, वेस्ट डिस्पोजल प्रॉपर करो, क्योंकि आप उनके जैसे जाहिल नहीं हो, आप पढ़े लिखे हो। आप किसकी तैयारी कर रहे हो, स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो आप में और उसमें क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस। रोड में चलते हुए किसी आदमी में जो वहीं पर थूक रहा है, ठीक है, गुटके खा के, ठीक है, रोड में थूक रहा है, वहीं पर कचरे फेंक रहा है, उसमें और आप में बहुत डिफरेंस है। आप ऐसे लोगों से कंपेयर मत करो अपने आप, ठीक है। आप वेस्ट डिस्पोजल प्रॉपर करो, क्योंकि आपको पता है हार्मफुल इफेक्ट क्या है, उसको थोड़ी ना पता है, वो थोड़ी ना पढ़ रहा है क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अपने स्तर पर शुरुआत करो, ठीक है। जिम्मेदार यूथ बनो, लापरवाह यूथ मत बनो, है ना, कि सरकार नहीं कर रही है हम क्यों करें, जंगल काट देंगे तो हम क्यों पेड़ लगाएं, क्या मतलब। अपने घर पे लगाओ, कम से कम 4 पेड़ अपने घर पे लगाओ। लगाओगे तुम लोग, लगाते हो। इस साल सबके सब 1 पेड़ लगाओगे, मैं भी, ठीक है, पक्का। 1 पेड़ माँ के नाम मत करो, ठीक है, 1 पेड़ अपने देश के नाम करो, अपने नाम करो, ठीक है। 1-1 पेड़ सब लोग लगाओगे, पक्का। ऑनलाइन वाले बच्चों को भी बोल रही हूँ, और मैं भी लगाऊंगी तुम लोग के साथ, ठीक है, पक्का ना। तुम लोग पेड़ लगाने के बाद जब वो सीड उगेगा, ठीक है, जर्मिनेट होगा, तो तुम लोग मेरे को पिक्चर दिखाओगे खींच के, जो पेड़ लगाए हो सारे बच्चे, तभी भरोसा करूंगी मैं, ठीक है। फिर से लगाओ, 1 और लगाओ, हर साल लगाओ, हर महीने लगाओ। एक बार लगा दिए जीवन भर के लिए हो गया, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि यही एक तरीका है जो आपके हाथ में है, जो आप कर सकते हो। एक तो वेस्ट डिस्पोजल प्रॉपर होना चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट सही होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि ये पेड़ लगा सकते हो, आपके हाथ में और कुछ नहीं है, अभी फिलहाल कुछ नहीं है। जब आप कुछ बन जाओगे, अधिकारी बन जाओगे, तब आपके हाथ में कुछ हो सकता है, और तब भी पता नहीं, शायद हो ना हो, क्योंकि अधिकारी भी किसके नीचे काम कर रहे हैं। सरकार में आके फिर तुम भी ऐसे ही हो जाओगे। चलो ठीक है, तो यहां तक याद हुआ जो जो चीजें हमने पढ़ी। 1985 वीना कॉन्वेंशन, सब लोग बोलो, याद हो जाएगा क्लास में। 1985, 1987, ठीक है। वीना कॉन्वेंशन में फ्रेमवर्क बना किसके लिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किसको बैन किया गया, सीएफसी को बैन किया गया, ठीक है। इस पर बहुत सारे अलग अलग अमेंडमेंट्स हुए, किसमें, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। टाइम टाइम पे अमेंडमेंट्स हुए, कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए लिख लीजिए। अमेंडमेंट्स लिखो, संशोधन, पूरा संशोधन में क्या क्या हुआ याद नहीं रखना है, बस संशोधन के नाम याद रख लो, कहाँ कहाँ और कौन कौन से संशोधन हुए,
ठीक है, लिखिए कोपेनहेगन, कोपेनहेगन लिख, अच्छा पहले लिखो लंदन अमेंडमेंट, लंदन संशोधन 1990, डेट वाइज लिखाती हूँ ना तो याद करने में आसानी होगी। 1990, 1990 कोपेनहेगन। नेक्स्ट लिखो कोपेनहेगन 1992, लिख रही हूं मैं। कोपेनहेगन 1992, 1992। नेक्स्ट लिखिए अमेरिका अमेंडमेंट, क्या बोल रहे हो? ईयर इसका है आपका 1997, नहीं 2010, सॉरी 2010। तो ये कुछ अमेंडमेंट्स हुए इसमें टाइम टाइम पर, ठीक है। और इन अमेंडमेंट्स में क्या किया गया, क्या बात की गई कि कौन सा देश जो है वो क्या कर रहा है, सीएफसी पर बैन कर रहा है, नहीं कर रहा है, सीएफसी को बैन करने के बाद ऑल्टरनेटिव क्या खोजा जाए, ठीक है। तो ये बात निकल के आई लास्ट वाले अमेंडमेंट में जो कि आपका हुआ यूएस अमेंडमेंट। इसमें ये बात निकल के आई कि सीएफसी को बैन करने के बाद यूज किसका किया जाएगा, एचएफसी का किया जाएगा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर फिर शुरुआत हो गई, सीएफसी को हटाकर एचएफसी का यूज करना किया जाने लगा, किसमें, जितने भी रेफ्रिजरेटर्स थे, एयर कंडीशनर्स थे, कूलिंग एजेंट के रूप में एचएफसी का प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है, धीरे धीरे। अब एचएफसी का यूज हो रहा था, ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद ये देखा गया कि एचएफसी भी क्या कर रहा है, ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल इसमें कम है, बहुत कम है, ओजोन को हार्म नहीं कर रहा है, बट ये ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है। ये एक टाइप का ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। एचएफसी इसमें क्या नहीं है, ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल, यानी कि ओजोन क्षरण क्षमता जो है वो बहुत कम है, नहीं के बराबर है, बट ये क्या कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, वैश्विक तापन कर रहा है। और ये भी क्या है, खतरनाक है भाई, वैश्विक तापन होगा तो क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा। तो एक परेशानी से निपटने के लिए हमने दूसरी परेशानी खड़ी कर दी, ठीक है। तो ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल कम, ओजोन क्षरण क्षमता कम, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की क्षमता इसमें ज्यादा, जिसकी वजह से ये भी क्या है, खतरनाक है ना। तो 2010 के बाद एचएफसी का यूज करने की बात की गई थी, यूएस आपका जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें, लेकिन फिर ये देखा गया कि एचएफसी भी क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग करता है। तो एचएफसी को भी क्या करना होगा, हमको बैन करना होगा, रिप्लेस करना होगा, इसके लिए भी कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव ढूंढना होगा, ठीक है। तो एचएफसी गैस को धीरे धीरे बंद करने की बात हुई, ठीक है। और 2015 में दुबई में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का 27वां सम्मेलन हुआ, लिखिए 2015 27th Convention of Montreal Protocol held on Dubai 2015, in 2015 27th Convention of Montreal Protocol was held in Dubai। हिंदी में बोल रही हूँ, 2015 में दुबई में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का 27वां सम्मेलन आयोजित किया गया और इसे नाम दिया गया दुबई पाथवे। क्या नाम दिया गया, दुबई पाथवे, ठीक है। और इसमें क्या बात हुई कि अब क्या करना होगा, ये जो ग्रीन हाउस गैस है एचएफसी है, इसको भी क्या करना होगा, हमको बैन करना होगा, ठीक है। तो दुबई पाथवे नाम दिया गया इस 27वें कॉन्वेंशन को, जो कि कहाँ आयोजित किया गया, दुबई में। कब हुआ, 2015 में। और इसमें बात की गई एचएफसी पर बैन करने की, क्योंकि एचएफसी भी क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग को क्या करता है, कम बढ़ाता है,
ठीक है। इसके बाद एक अमेंडमेंट या एक एग्रीमेंट हुआ जो आप लोगों को याद रखना है, जिसका नाम है किगाली एग्रीमेंट। तो 2016 किगाली नाम की जगह रवांडा की किगाली सिटी में हुआ, जिसकी वजह से इसका नाम है किगाली एग्रीमेंट। किगाली सिटी रवांडा। इसमें 197 देश शामिल हुए, 197 कंट्रीज इसमें शामिल हुए। किगाली एग्रीमेंट, किगाली समझौता हिंदी में लिखेगा किगाली समझौता। इसमें कितने देश शामिल हुए? 197 कंट्रीज इसमें शामिल हुए। हाँ, और इस किगाली एग्रीमेंट का मेन एजेंडा था एचएफसी पर बैन लगाना। ठीक है, एचएफसी को बैन करना, पूरी तरीके से एचएफसी को बैन करना। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो गैस है, इसके यूज को, इसके एमिशन को रिड्यूस करना मेन एजेंडा था, मेन आपका एम था, टारगेट था किगाली एग्रीमेंट का। इसीलिए ये एग्रीमेंट लाया गया। अब इसमें किगाली एग्रीमेंट में जितने भी देश थे, जितने भी कंट्रीज थे, सदस्य देश थे, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, इसमें 3 ग्रुप्स बना लो। फर्स्ट ग्रुप लिखो, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और ऐसे ही थर्ड ग्रुप। 3 ग्रुप बनाए गए सभी देशों के। फर्स्ट ग्रुप को जो डेवलप्ड नेशन थे उनको रखा गया। ठीक है, सेकंड ग्रुप में कुछ नेशंस को रखा गया, जैसे ब्राजील वगैरह हो गया, इसके अलावा चाइना, और थर्ड कैटेगरी में भी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया जैसे देशों को रखा गया। ठीक है, मैं बता रही हूँ। फर्स्ट में लिखेगा कंट्रीज, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स संयुक्त राज्य तथा यूरोपियन यूनियन जैसे देश शामिल थे फर्स्ट ग्रुप में। यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय यूनियन तथा संयुक्त राज्य, ये देश शामिल थे। इनके लिए टारगेट दिया गया, इनके लिए टारगेट लिखिएगा 2012 से 2036 तक, 2012 से 2036 तक ये एचएफसी के यूज को 15% तक रिड्यूस करेंगे। सेकंड ग्रुप लिखिएगा, इसमें चाइना, ब्राजील, चाइना था, ब्राजील था और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज थे। इनको बोला गया ये 2045 तक 20% कम करेंगे, 20% तक कम करेंगे किसको? एचएफसी के प्रोडक्शन एंड यूज को। इनको थोड़ा बड़ा टारगेट दिया गया, ज्यादा टाइमलाइन दी गई। नेक्स्ट लिखिए थर्ड ग्रुप में इंडिया, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी, ये जितने भी देश थे इन सबको 2047 तक का टारगेट दिया गया, 2047। भारत, इंडिया, सऊदी, सऊदी अरब, नेक्स्ट लिखो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान।
इनको 2047 तक का टारगेट किया गया 2047 का कि ये 15% तक रिड्यूस करेंगे 2047 तक, किसको, HFC के यूज को। 15% हाँ, लेकिन उनका टाइम क्या है, 36 तक का है, ठीक है। थर्ड ग्रुप के लिए भी वही टारगेट है, बट उनका टाइम जो है वो 47 तक रखा गया है, ठीक है। तो ये किगाली जो आपका, इसे किगाली एग्रीमेंट भी कहते हैं, किगाली अमेंडमेंट भी कहते हैं। किगाली अमेंडमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको माना जाता है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही एक अमेंडमेंट रूप है, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था, 1987 में। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बहुत सारे अमेंडमेंट मैंने आपको बताया, कोपेनहेगन अमेंडमेंट हुआ, लंदन अमेंडमेंट हुआ, यूएस अमेंडमेंट हुआ, है ना। तो इस तरीके से एक अमेंडमेंट इसे भी माना जाता है कि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही एक अमेंडमेंट रूप है, इसीलिए इसे कभी कभी किगाली एग्रीमेंट कहते हैं, कभी कभी किगाली अमेंडमेंट के नाम से भी ये जाना जाता है। तो किगाली अमेंडमेंट नाम से पूछे तो भी सेम है, और किगाली एग्रीमेंट कहे तो भी वही है, ठीक है। तो ये सब चीजें किसके लिए बनाई गई हैं, ओजोन डिप्लीशन के लिए बनाई गई है, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन के हार्मफुल इफेक्ट एक जगह लिख लिए रहो आप लोग, फिर इसको डिटेलिंग कर लेना, मैंने बताए थे वैसे, बट ये लिख लिए रहो एक जगह, ये पूछा गया है एक बार एग्जाम में। ओजोन डिप्लीशन के हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन, ओजोन क्षरण के हानिकारक प्रभाव। फर्स्ट लिखिए स्किन कैंसर, स्किन डिसीजेस लिखो, त्वचा संबंधी बीमारियां, स्किन डिसीजेस। इसमें एग्जाम्पल करके लिख लो, एजिंग, स्किन एजिंग, एजिंग, हाँ, कैंसर, स्किन कैंसर, स्किन एजिंग, स्किन कैंसर, स्किन इरिटेशन, सनबर्न, जलन लिखना, जलन, खुजली, और लिखो कैंसर, स्किन एजिंग। खास करके जिनका स्किन टोन थोड़ा सा फेयर होता है उनमें ये जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा होता है, पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होती है। रीज़न क्या होता है इसका, मेलानिन, है ना। मेलानिन नाम का एक पिगमेंट होता है जो हमारी बॉडी में क्या करता है, फेयर है या फिर डस्की स्किन है, डार्क स्किन है, वो डिसाइड करता है, कलर डिसाइड होता है आपका, ठीक है। तो मेलानिन जितना ज़्यादा होता है वो UVB से आपको उतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। मेलानिन अगर आपकी बॉडी में कम है तो UVB का इफेक्ट जो है वो आपकी बॉडी में ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसीलिए फेयर स्किन टोन वालों में ज़्यादा चांसेस होते हैं, इन सब के ज़्यादा रिस्क होते हैं, खतरा है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो आई डैमेज, आंखों को हानि या आंखों के लिए खतरा। इसमें फर्स्ट लिखो कैटरैक्ट, मोतियाबिंद, नहीं लिखे हो, मोतियाबिंद। नेक्स्ट लिखो रेटिना डैमेज, रेटिना का खराब होना। नेक्स्ट लिखो विजन प्रॉब्लम्स, देखने में समस्या। ठीक है, अब ये तो हमारे ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट हो गया। प्लांट पे इफेक्ट लिखो, प्लांट्स पर क्या क्या इफेक्ट है, पौधों पर इसके प्रभाव। ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कम कर देता है। फोटोसिंथेसिस, इफेक्ट ऑन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस पर प्रभाव कैसे करता है, ये UVB रेज जो होती है ना, ये क्या करती, क्लोरोफिल को क्या कर देती हैं, डैमेज करती हैं, ठीक है। ये क्लोरोफिल को क्या करती हैं, डैमेज करती हैं, क्लोरोफिल को क्या कर देती हैं, खराब कर देती हैं। इसके अलावा पत्तियों के टिश्यूज यानी कि पत्तियों के ऊतक को क्या करती हैं, डैमेज करती हैं, लीफ टिश्यूज को खराब करती हैं। लीफ टिश्यूज और क्लोरोफिल को क्या करती हैं, ये खराब कर देती हैं, पत्तियों के ऊतक तथा क्लोरोफिल को डैमेज करती हैं। अब क्लोरोफिल ही मेन रोल प्ले करता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस में, है ना। क्लोरोफिल पिगमेंट है, ठीक है। यही क्या करता है, फूड बनाने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अभी इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो क्लोरोफिल ही नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, क्या फूड बन पाएगा प्रॉपर, नहीं बन पाएगा। दूसरी चीज, लीफ के टिश्यू डैमेज हो जाएंगे। लीफ में क्या मौजूद है, स्टोमेटा,
लीफी क्या, स्टोमेटा ही क्या करता है, खुलता बंद होते रहता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है और उसी से फूड फॉर्मेशन होता है। तो प्लांट में फूड फॉर्मेशन इसमें क्या हो जाता है, बाधित होता है। क्रॉप यील्डिंग कम हो जाती है, लिखो फसलों की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, रिड्यूसेस क्रॉप यील्ड। इसके अलावा थर्ड लिखना, इफेक्ट ऑन मराइन इकोसिस्टम, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव। इसमें क्या क्या प्रभाव पड़ता है, पहला तो कोरल रीफ, कोरल रीफ बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं यूवी रेडिएशन के लिए, प्रवाल भित्तियों पर प्रभाव होता है कोरल रीफ। इसके अलावा फाइटोप्लैंक्टन, इन पर प्रभाव पड़ता है। ये आपके ना समझ सकते हो समुद्री घास है एक तरीके से, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है, समुद्री घास होते हैं एक तरीके से, ठीक है। इसको मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जब हम लोग बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे ना, तब अच्छे से समझाऊंगी क्या होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं यूवी रेडिएशन के लिए, बहुत ज्यादा, तो ये क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, इन पर बहुत बड़ा प्रभाव हो सकता है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, समुद्र में बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे जीव होते हैं जो कि इनको खाकर अपना लाइफ जो है वो सस्टेन करते हैं। अगर ये नहीं रहेंगे तो फूड चेन क्या हो जाएगा, मराइन इकोसिस्टम का डिस्टर्ब हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो जाएगी और पूरा का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। एनिमल्स पर इफेक्ट लिख लो, इफेक्ट ऑन एनिमल्स। जो मेंढक वगैरह होते हैं ना, एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है, मेंढक, ये इनके एग क्या होते हैं, इनकी बॉडी में नहीं बनते हैं, ठीक है। ये एग कहाँ डेवलप होते हैं, इनकी बॉडी से बाहर डेवलप होते हैं। तो इनके एग जो होते हैं ये यूवी रेडिएशन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और यूवी रेज अगर इनके एग पर, इनके अंडों पर अगर सीधे पड़ता है तो इनके अंडे डैमेज हो जाते हैं। तो एम्फीबियंस पर इनका प्रभाव होता है, मेंढक आदि जीवों पर। तो इतना याद रखिएगा आप लोग इसके हार्मफुल इफेक्ट, ठीक है। 4 नंबर में मैक्सिमम पूछेगा अगर पूछा तो, ठीक है। कितने पॉइंट्स लिखे हो, ठीक है, इनफ है इतना। चलो ये आपका हो गया ओजोन, इसमें हमको इतना ही पढ़ना है। तो आपका 2 टॉपिक हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, ओजोन हो गया, ठीक है। ओजोन वैसे 1992 वाले जो हमने पढ़े थे टॉपिक उनसे रिलेटेड नहीं था, बट क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा तो साथ में हमने इसको भी कवर कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो आप लोग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या बोल रहे हो, हाँ हाँ उसको पढ़ेंगे पढ़ेंगे, मिसलीनियस में उसको पढ़ाऊंगी। मेन मेन टॉपिक होने के बाद ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं 5-5, 10-10 मिनट के। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात किस समिट में की गई थी, अर्थ समिट में 1992 में, ठीक है। चलो पहले तो हम लोग ग्रोथ समझ लेते हैं, डेवलपमेंट समझ लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। ग्रोथ मतलब वृद्धि और डेवलपमेंट यानी विकास। क्या ये दोनों सेम है, कैसे अलग अलग हैं? हाँ, क्वांटिटिव क्या होता है, ग्रोथ, क्वालिटेटिव क्या होता है, डेवलपमेंट, ठीक है। तो मात्रात्मक अगर परिवर्तन हो, क्वांटिटेटिव चेंज अगर आपको दिखाई दे, मात्रात्मक परिवर्तन हो, तब आप उसे क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे। जैसे आपकी हाइट बढ़ गई, 4 फीट से 5 फीट के हो गए, तो क्या हुआ, आपकी बॉडी में ग्रोथ हुआ, क्वांटिटेटिव चेंज हुआ, मात्रात्मक परिवर्तन हुआ, ठीक है। लेकिन आपकी बुद्धि का विकास हुआ,
ठीक है, आप बच्चे थे, बच्चे से मैच्योर बन गए, ठीक है, एडल्ट बन गए, आपकी सोचने समझने की क्षमता जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई। बच्चे थे, मान लीजिए आपको कहीं पे चॉकलेट दिख गया, ठीक है, किसी के हाथ में, तो आपको ये नहीं पता कि ये कोई दूसरा आदमी है, आप एकदम सो के लौट के अपने घर में जिद करने लो मेरे को वही चॉकलेट चाहिए जो उसके हाथ में है। घर वाले बोले नहीं दूसरी दुकान में ले, नहीं वही चाहिए जो उसके हाथ में, ये बोलोगे, क्योंकि आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता अभी विकसित नहीं हुई, आपको नहीं पता कि आपको कैसे बिहेव करना है लोगों के सामने। लेकिन जैसे जैसे आप एडल्ट होते हो, आपके बौद्धिक क्षमता जो है इसमें विकास होता है, और आपको ये समझ में आता है कि लोगों के सामने आपको ऐसा बिहेव नहीं करना है, आपको खाने का भी मन करे तो घर जाके चुपचाप आपको खरीद लेना है ना। तो ये क्या है, आपका बौद्धिक विकास हुआ, ठीक है। तो अगर गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन हुआ, गुणवत्ता में परिवर्तन हुआ, ठीक है, यानी कि क्वांटिटिव के साथ में क्वालिटेटिव चेंज भी हुआ, तब आप इसे क्या कहेंगे, विकास हुआ। सिर्फ क्वांटिटिव चेंज हुआ तो आप क्या क्या कहेंगे, ग्रोथ हुआ। मात्रात्मक परिवर्तन कहेंगे तो ग्रोथ, और मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन हुआ तो आप कहेंगे क्या, विकास हुआ। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट एक दूसरे से अलग है, ठीक है। देश के अगर लिए बात करें हम लोग, देश की जीडीपी बढ़ गई, नंबर में चेंज आया तो वो क्या है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन देश अभी भी गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, तो क्या देश का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, नहीं हुआ। तो देश, आप अगर मैं भारत के लिए बात करूं तो भारत का क्या विकास हुआ है, हाँ, कैसे कुछ नहीं बोल रहा हूं, पूर्ण विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ है ये हम नहीं कह सकते पूरे देश के लिए अगर हम बात करें, क्योंकि देश में अभी भी बहुत जगह पर गरीबी है, भूखमरी जैसी समस्या। सोचो हम 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं, हम इतना टेक्नोलॉजी, हम क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं एक तरफ अपने देश में डेवलप करने की, और आज भी हम किन समस्याओं पर बात करते हैं, भूखमरी, गरीबी। ये सूट करता है, सोचो तुम 2026 में हो आप देश की ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हो, गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हो। पेपर लीक हो गया नीट का, सुने हो, क्या स्थिति है आपके देश की, सोचो। तो ऐसी समस्याओं से हम आज भी जूझ रहे हैं, क्या ये विकास है, नहीं है, सिर्फ हमको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं जीडीपी में, ये क्या है, ग्रोथ है सिर्फ। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट दो अलग अलग चीजें हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है। आपके देश का ग्रोथ हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। ग्रोथ यानी कि क्वांटिटिव चेंज हो रहा है, क्वालिटेटिव चेंज अभी तक आपके देश में नहीं हुआ है पूर्णतः, कहीं कहीं पर हुआ है, पूर्णतः नहीं हुआ अगर पूरे देश की बात करें, ठीक है। तो क्वालिटेटिव चेंज हुआ है, ये आप कब कहेंगे, प्राइमरी सेक्टर जब पूरी तरीके से स्ट्रांग हो जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा, और मेन फोकस आपका कहाँ होगा, टर्शरी सेक्टर में, ठीक है, यानी कि तृतीय क्षेत्र में। प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर आपका बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा, किसान फांसी लगाएंगे नहीं, ऐसी स्थिति जब होगी तब आप कहेंगे क्या, डेवलपमेंट हुआ है। सेकेंडरी सेक्टर आपका बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा, तब आप कहेंगे क्या, डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो देश के लिए अगर हम बात करें तो जीडीपी का बढ़ना ग्रोथ है, ठीक है। लेकिन देश में हॉस्पिटल्स अच्छे होना, हॉस्पिटल, सरकारी अस्पतालों की बात कर रही हूँ, प्राइवेट नहीं, हॉस्पिटल, स्कूल, जब भी शब्द यूज करूं तो आप गवर्नमेंट स्कूल और हॉस्पिटल की बात करें यहाँ पर, ठीक है। तो स्कूल्स की स्थिति देखो कैसी स्थिति है, सरकारी स्कूल में क्या आप पढ़ना चाहोगे, तुम सोचो कि तुम अपने आने वाली जनरेशन, तुम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना चाहोगे, हाँ, एकदम ऑनेस्टली बोलना है ना, कोई नहीं भेजना चाहेगा। कारण क्या है, सरकारी स्कूलों की स्थिति इतनी खराब है, ठीक है। कोई सा एक वीडियो देखा था मैंने, कोरबा के पास का कोई एक गांव था, ठीक है, काफी दिन, एक आध साल पहले की वीडियो थी, कोरबा के आसपास कोई गांव था, वहां पर एक स्कूल था, स्कूल में 2 कमरे थे, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल था, 8वीं तक की वहां पर क्लासेस लगती थी, 8 तक, ठीक है, और 5 to 8 बच्चे एक ही क्लास में बैठते थे, एक ही प्रिंसिपल था, एक ही टीचर था जो उन सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाता था। अब सोचो 5वीं से 8वीं तक का सिलेबस क्या सेम है, और वो सारे बच्चे एक ही क्लास में बैठते थे, प्रिंसिपल ही खाना बनाता था, प्रिंसिपल ही पढ़ाता था, और वो प्रिंसिपल था स्कूल का। यही छत्तीसगढ़ के कोरबा के पास के एक गांव की बात कर रही हूँ मैं, ये स्थिति है। लाइट नहीं थी वहां पे, पंखा वंखा कुछ नहीं था, इतनी बुरी स्थिति है गवर्नमेंट स्कूलों की, ठीक है। आप 2-4 आत्मानंद शहर के देख लिए तो इससे ये मत समझिए कि गवर्नमेंट स्कूल की स्थिति सुधर गई है, ठीक है, ये सब दिखाने के हैं आपके,
शहरों में क्योंकि लोग आते हैं, शहर के स्कूल को देखा जाता है, गांव में कौन जाता है? रिमोट एरियाज में अगर हर एक गांव तक स्कूलों की स्थिति अगर सुधर जाए, हॉस्पिटल सुधर जाए, ठीक है, गवर्नमेंट अस्पतालों की स्थिति देखो कैसी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कोई बिलीव ही नहीं करता, भरोसा ही नहीं करता, पता नहीं किडनी निकाल के बेच दे कोई, ऐसे तो डॉक्टर्स हैं, इतना करप्शन है देश में, ठीक है। तो ये क्या है, क्या डेवलपमेंट है? नहीं है, ठीक है। अगर हमारे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो जाए तो तब हम कहेंगे क्या कि हमारे देश में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये तो ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ। फिर एक नया शब्द आ गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्या है फिर? हाँ, ठीक है, यानी कि अगर डेवलपमेंट ऐसा हो, विकास ऐसा हो कि आप रिसोर्सेज का ऐसा यूज करें जो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सुरक्षित रहे, तब आप क्या कहेंगे, उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप कोयले की लगातार माइनिंग कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ज़्यादा कोल निकालो, ज़्यादा कोल निकालो, कोयले की इतनी माइनिंग की आपने, वहां पर क्या हो गया, वहां पर रहने वाले लोगों में क्या हो गया, 10 तरीके की बीमारी आ रही है, 10 तरीके की प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं, उनका लैंड खराब हो गया, उनकी जमीन खराब हो गई, वो एग्रीकल्चर प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं उस जमीन में, ठीक है। और आने वाले टाइम में पूरा गांव का गांव, पूरा कोरबा वाले जो जितने गेवरा दिपका वाला पूरा एरिया है, वो पूरा क्या हो चुका है, अब एग्रीकल्चर करने के लायक ही नहीं रहा है। तो आने वाली जनरेशन जो वहां पर रहेगी वो क्या करेगी, आपकी तारीफ करेगी, तो कोसेगी अपने पूर्वजों को। क्यों? क्योंकि उसके लिए आप क्या छोड़ के गए हैं, एक बंजर जमीन जो कि अब किसी काम का नहीं है। तो क्या ये डेवलपमेंट जो आपने आपके टाइम पर किया, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी बनाई, सब तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई, वो डेवलपमेंट क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहा? नहीं रहा, वो सिर्फ डेवलपमेंट रहा, क्योंकि आपने सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दिया, है ना, आपने फ्यूचर जनरेशन पे ध्यान नहीं दिया। तो फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को बचा कर रखें, ऐसा रिसोर्सेज का, ऐसे संसाधनों का अप्रयोग करें, संसाधनों का अति दोहन ना करें, उसको एक्सप्लॉइट ना करें, तब आप उसे क्या कहेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे, ठीक है। तो ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव चेंज, क्वालिटेटिव चेंज एंड क्वांटिटेटिव चेंज दोनों हुआ तो विकास, डेवलपमेंट। और रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन के लिए अगर सेफ रखें तब उसे आप क्या कहेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये तीनों शब्द एक दूसरे से अलग हैं। एक और शब्द आता है जिसे हम कहते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट। हिंदी में इसे कहते हैं समावेशी विकास। ये क्या होता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट? हाँ, यानी कि आपकी सोसाइटी में अगर कोई हायर क्लास है, कोई मिडिल क्लास है, ठीक है, कोई लोअर मिडिल क्लास है, या बहुत लोअर क्लास है, फाइनेंशियली कह रही हूं मैं, ठीक है, फाइनेंशियली हो, चाहे कास्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी क्लास से रिलेटेड हो, ठीक है, अगर वो बहुत लोअर क्लास है, आप उसको भी लेकर चल रहे हैं कि हाँ हमको उसकी भी डेवलपमेंट करनी, उसके भी डेवलपमेंट पर ध्यान देना है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, महिला हो, मजदूर हो, किसी भी कास्ट से रिलेटेड हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, सबको आप साथ लेकर चल रहे हैं और हर एक के डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे हैं, तो आप उसे क्या कहेंगे, समावेशी विकास कहेंगे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहेंगे। तो इन तीनों में आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो, ठीक है, क्या क्या है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे हमको ये समझ में आए कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ठीक है, आप लोग भी बता पाओगे। जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लो एक सिटी है, जैसे रायपुर है, रायपुर में मान लो बहुत सारी फैक्ट्रीज डल गई, ठीक है, प्रोडक्शन बहुत सारा बढ़ गया, तो ये क्या है, ग्रोथ है ना, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज बढ़े, मात्रात्मक परिवर्तन हुआ, तो ये क्या है, ग्रोथ है, ठीक है। अब मान लीजिए उसी शहर में यानी कि रायपुर में बहुत सारे अच्छे स्कूल्स खुल गए, जैसे आत्मानंद खुला था, ठीक ठाक स्कूल था, अगर गवर्नमेंट स्कूल के कंपेयर में देखें तो वो भी गवर्नमेंट स्कूल ही है, और वहाँ की अगर क्वालिटी अगर देखें तो एजुकेशन क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक था, ठीक है। तो अगर ऐसे स्कूल्स खुल गए, हॉस्पिटल की स्थिति बहुत अच्छी हो गई, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया, तो आप क्या कहेंगे, उस शहर में डेवलपमेंट भी हुआ, ठीक है। लेकिन
मान लीजिए कि उसी शहर में यानी कि रायपुर में पोल्यूशन कंट्रोल के लिए हमने बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव लिए, जैसे हमने बहुत सारा ऑक्सीजोन बना दिया, रायपुर में बहुत सारे ऑक्सीजोन बन गए, पेड़ बहुत सारे लगा दिए, ठीक है। इसके अलावा क्या किया, आप सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ कर रहे हो, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड अदर जितने भी रिसोर्सेज हैं जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं आपके, जैसे कि नवीनीकरण ऊर्जा के संसाधन है, उनका आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया ऊर्जा निर्माण में, ठीक है। पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए आपने पौधे लगाए, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर किया, जितना भी आपका वेस्ट वगैरह है उसका डिस्पोजल अच्छे से किया, जैसे वो कचरा वाला आता है सुबह सुबह, है ना, कचरे एक जगह इकट्ठे हुए, वेस्ट डिस्पोजल अच्छे से हुआ, कंपोस्टिंग हुई, उससे कंपोस्ट का निर्माण हुआ जो भी वेस्ट था उससे, तब आप इसे क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे, ठीक है। तो एक ही शहर के अंदर हमने तीनों एग्जाम्पल को देखा, फैक्ट्रीज लगी तो हमने उसे क्या कहा, ग्रोथ कहा, फैक्ट्रीज लगी, साथ में स्कूल अच्छे हुए, हॉस्पिटल अच्छे हुए, सड़कों का निर्माण अच्छे से हो गया, तब आप उसे क्या कहेंगे, डेवलपमेंट कहेंगे। लेकिन साथ में उसी शहर ने पेड़ बहुत सारे लगाए, ठीक है, पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तरीके बहुत अच्छे से अपनाए, ठीक है, और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज किया, तब आप उसे क्या कहेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो एक ही शहर के अंदर तीनों एग्जाम्पल्स हमने समझे। और क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, मान लो जैसे एक शहर में कार्स बहुत ज्यादा यूज होने लगी लोगों के लिए, ठीक है, कार्स बहुत बनने भी लगे और कार लोगों के, हर एक पर्सन के पास इस रायपुर में कार है समझ लो, तब आप इसे क्या कहोगे, ग्रोथ कहोगे, नंबर ऑफ कार यहां पर बढ़ गए तो ग्रोथ हुआ, ठीक है, इसे विकास नहीं कहोगे, ग्रोथ कहोगे, ठीक है। तो विकास डेवलपमेंट क्या कहोगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ का बहुत अच्छा हो गया, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ, सड़कें बहुत स्मूथ बन गई, गड्ढे वड्ढे भर गए, तब आप इसे क्या कहोगे, डेवलपमेंट कहोगे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब कहोगे, हाँ हाँ, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में क्या कर जाओ, शिफ्ट कर जाओ, आपने क्या किया, कार यूज कर रहे हो बट ईवी यूज कर रहे हो, कार के जगह में नॉर्मल पेट्रोल डीजल कार के बदले आप इलेक्ट्रॉनिक कार का यूज कर रहे हो, ठीक है, ईवी का यूज कर रहे हो, तब आप उसे क्या कहोगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहोगे, कि आपने कार का भी यूज किया, ग्रोथ भी किया, सड़कें भी अच्छी है उस शहर में, और साथ में पोल्यूशन भी नहीं हो रहा है, पोल्यूशन नहीं होगा तो फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज सुरक्षित रहेंगे, तो अब आप इसे क्या कहोगे, एक ही शहर के अंदर ग्रोथ भी हुआ, डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हुआ, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, एग्रीकल्चर के लिए हो सकता है, जैसे कि आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपने बहुत सारे फर्टिलाइजर का यूज किया, पेस्टिसाइड का यूज किया, और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया, एक एकड़ में जहां मान लो 50 क्विंटल होता था वहां 100 क्विंटल प्रोडक्शन हुआ, तब आप इसे क्या कहोगे, ग्रोथ हुआ, वृद्धि हुई, है ना, क्योंकि क्वांटिटिव चेंज हुआ। डेवलपमेंट कब कहोगे, डेवलपमेंट, ओनली डेवलपमेंट, नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट तब कहोगे जब एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा, ठीक है, किसानों को आपने बहुत सारे नए एग्रीकल्चरल टेक्निक्स प्रोवाइड किए, ट्रैक्टर्स हैं, हार्वेस्टर्स हैं किसानों के पास, वो लोग उस टेक्निक का यूज कर रहे हैं, ठीक है, मॉडर्न टेक्निक का यूज करते हुए एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उनको प्रॉपर एमएसपी वगैरह मिल रहा है, ठीक है, तब आप क्या कहेंगे, फसलों को नुकसान नहीं हो रहा है, क्रॉप इंश्योरेंस प्रॉपर हो रहा है, तब आप इसे क्या कहेंगे, डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब कहोगे, हाँ, जब ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाते हुए आप प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हो, ठीक है, जहां पर आप केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड, कीटनाशकों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग आप कम से कम कर रहे हो, तब आप इसे क्या कहोगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहोगे। ऐसे एग्जांपल्स दो अब आप लोग भी, एक आध, कितने सारे एग्जांपल मैंने दिए जिसमें ग्रोथ भी हो, डेवलपमेंट भी समझ में आए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तीनों को कंपेयर करके बताओ एक ही एग्जाम्पल में। सोचो सोचो और बताओ, तुम लोग की सोचने की क्षमता में वृद्धि होगी। तीनों को कंपेयर करके बताओ, ग्रोथ क्या, व्हीकल, डेवलपमेंट क्या हुआ, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तो सिमिलर था जो मैंने बताया था, है ना। हाँ
हम्म 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 गुड, है ना। इन्होंने ये एग्जाम्पल बताया कि जैसे कोई एक गांव का एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, वहां पर नंबर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल बढ़ गए, ठीक है, गांव की जितनी भी जनसंख्या है सबके सब स्कूल जा पा रहे हैं, ठीक है, ये डेवलपमेंट है। हर एक बच्चे तक क्या हो रहा है, स्कूल की पहुंच बढ़ रही है, ठीक है, और साथ में स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दिया, वॉशरूम्स अच्छे कर दिए, वहां पर बोर्ड है प्रॉपर, टीचर्स बहुत सारे हैं, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है बच्चों को, तो वो क्या है, डेवलपमेंट है, ठीक है। और स्कूल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चल रहा है, वहां पर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज करते हुए चल रहा है, ठीक है, वहां पर जो बिजली बन रही है, बिजली का उपयोग किया जा रहा है, वो किससे मिल रहा है, सोलर एनर्जी से मिल रहा है। तो इस टाइप का डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल, है ना, ये लिख सकते हो। और क्या है, आप लोग बताओ, और ऐसे कंपेयर करके एग्जाम्पल दो, ग्रोथ, डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो तीनों को एक्सप्लेन करें। क्या, वो ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ, क्वेश्चन, आप ग्रोथ कैसे हुआ ये बताओ एक एग्जांपल लेके, उसी में डेवलपमेंट को उसी एग्जांपल में एक्सप्लेन करो, उसी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करो, ये मैं कह रही हूँ। तुम लोग क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो क्या? एक एग्जांपल देख, हाँ, जैसे स्कूल का एग्जांपल इन्होंने दिया, वैसे ही एक एग्जांपल देके आप समझो, ये मैं कह रही हूँ, ठीक है, उसी सोलर रिसोर्स का यूज करो सस्टेनेबल में, बट एक एग्जाम्पल देके समझाओ, ये मेरे सवाल, ये मेरा सवाल है, सवाल समझ रहे हो? हाँ हाँ, ये बढ़िया है। कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग को ले सकते हैं हम लोग? हम्म हाँ, जैसे एक गांव है, ठीक है, नंबर ऑफ ट्यूबवेल्स वहां बहुत हो गए, ठीक है, तो आप उसे क्या कहोगे, ग्रोथ कहोगे, ठीक है। हर एक व्यक्ति तक जल की पहुंच हो रही है, सबके घर में नल वगैरह खुल गया है, एक बड़ी टंकी बन गई है, पूरे गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया, तो आप उसे क्या कहोगे, डेवलपमेंट। अब उस गांव के लोगों ने सोचा कि भाई हम बारिश का पानी जो वेस्ट होता है उसको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, ठीक है, वेस्ट नहीं करेंगे, तो उन्होंने क्या टेक्निक अपनाई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक अपनाई, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम्पल देके समझो, ये मैं कह रही हूँ। और बताऊं, हाँ, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे, ठीक है, वेस्ट कलेक्शन से लोगों को रोजगार भी मिलेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर निगम की गाड़ी में लोग आते हैं तो उनको क्या मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, डेवलपमेंट है, एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है लोगों को, और फिर उसी को हम रिसाइकल करके उसको क्या करें, कोई अदर प्रोडक्ट बनाएं, उसको रीयूज करें, कंपोस्टिंग करें, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको, तो वो क्या हो सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल हो सकता है। और हाँ, उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। हम्म ठीक है, नंबर ऑफ एलपीजी सिलेंडर्स गांव में बढ़ गए, ठीक है, तो लोगों की ग्रोथ हुई, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, सब्सिडी दे रही है, आजकल हर किसी के पास है, तो आप कहेंगे उस गांव का ग्रोथ हुआ है, वो लोग मिट्टी के चूल्हे से कहाँ आ गए, अब सिलेंडर का यूज करना चालू कर दिया, ग्रोथ हुई है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए बूस्ट किया गया है, गाँव गाँव तक पहुंच बढ़ रही है, सरकार गाड़ी में खुद लेकर आ रही है, सिलेंडर वितरण कर रही है, तो ये क्या है, डेवलपमेंट है उस देश में, हर एक व्यक्ति तक पहुंच बढ़ रही है। और उसके बाद फिर आप क्या कर रहे हो, अगर एलपीजी को रिप्लेस कर रहे हो, बायोगैस का यूज कर रहे हो, तो वो क्या है आपका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तुम लोग क्वेश्चन समझ रहे हो ना, कैसे कंपेयर करके बताना। और जैसे आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोबाइल फोन, नंबर ऑफ गैजेट्स बढ़ गए, तो ये क्या है, ग्रोथ है, ज्यादा मोबाइल फोन्स बिकने लगे, लोगों के पास पैसा है, ठीक है, लोग मोबाइल फोन्स खरीद रहे हैं, जीडीपी अच्छी है, पर कैपिटा इनकम अच्छा है, ग्रोथ है, ठीक है। और अगर डेवलपमेंट हो तो
बेटर इंटरनेट कनेक्शन है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो आप इसे क्या कहेंगे, डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अच्छी है, रिमोट एरिया में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अच्छी है। ठीक है, तो आप इसे क्या कहेंगे, डेवलपमेंट हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर कहें तो इसका क्या हो सकता है, ई वेस्ट मैनेजमेंट। जो भी आपके मोबाइल फ़ोन गैजेट्स हैं, पुराने हो गए, कूलर है, रेफ्रिजरेटर है, उसके पार्ट्स पुराने हो गए, अगर वो आपने ऐसे खुले में फेंक दिया, उससे क्या होगा, ई वेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बढ़ेगा, पोल्यूशन होगा, बहुत टाइप की बीमारियां होगी। ठीक है, तो उसके बदले आपने क्या किया, अपने देश में ई वेस्ट मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से क्या किया, बूस्ट किया। ठीक है, उसके लिए आपने उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे काम किए, जैसे कि रिसाइकलिंग की, रीयूज किया। जो कंपनी खुद ई वेस्ट प्रोड्यूस करती है उसने जिम्मेदारी ली कि हम ई वेस्ट का कलेक्शन करेंगे और इसको रीयूज करेंगे। मान लो कोई मोबाइल फ़ोन कंपनी है, ठीक है, कोई भी सैमसंग है, वो यहाँ पर फैक्ट्रीज डाली हुई, सैमसंग बन रहा है, लोगों तक मिल रहा है। अब सैमसंग कंपनी ये दावा करे कि आपका जो भी ई वेस्ट होगा, सैमसंग फ़ोन अगर ख़राब हो जाता है तो वो कलेक्शन हमारी कंपनी करेगी और उसको रीयूज़ करेगी। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में बिल्ड हो जाए तो आप इसे क्या कहेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। ठीक है, तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है। आप क्या कर सकते हो, सिर्फ ग्रोथ पर ध्यान नहीं दें, आप लोग सिर्फ डेवलपमेंट पर नहीं, आप लोग डेवलपमेंट और ग्रोथ करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, अब ऐसे एग्जाम्पल बना पाओगे ना जो ग्रोथ, डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट तीनों को डिफाइन कर। ठीक है, एक ही एग्जाम्पल में। और बताओ तो फिर, बना सकते हो तो। कौन बोल रहे हैं, हाँ बताओ। हम्म 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 ठीक है, नंबर ऑफ ट्रेन्स बढ़े, ठीक है, पटरियां बढ़ी, कनेक्टिविटी बढ़ी, लोगों तक इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट हुआ, डेवलपमेंट, क्लीन एनर्जी बेस्ड रेलवे बना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल, रोड के एग्जाम्पल दे सकते हो, नंबर ऑफ रोड बढ़े, क्या हो गया, ग्रोथ, है ना, रोड के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ। ठीक है, कनेक्टिविटी बढ़ी, गांव तक रोड पहुंच गए। और रोड कैसे हैं भाई, गड्ढे वाले रोड नहीं है, अच्छे रोड हैं, स्मूथ हैं, 2 लेन 4 लेन रोड बन गई। ठीक है, डेवलपमेंट है। ठीक है, और साथ में रोड के बगल में जो फॉरेस्ट थे आपने उसे काटा नहीं। ठीक है, रोड के बगल बगल में रोड तो है, 2 लेन बड़ा रोड है, लेकिन साथ में बगल बगल में पेड़ लगे हुए हैं, तो ये क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं जो आप ग्रोथ, डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कंपेयर करते हुए लिख सकते हो। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ए से लिखने के लिए आता है इसका भी सतत विकास पे ए से लिखने के लिए आता है, तब आपके ये एग्जाम्पल्स जो हैं वो काम आएंगे। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स। तो आपका ये होमवर्क है कि आप लोग ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स खोज के लोग जो क्लास में बताइए उसको भी एक जगह लिख लेना। ठीक है, ग्रोथ, डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जितने एग्जाम्पल, और आप भी दिमाग लगाना कि क्या हो सकता है और खोजना है ऐसे 5 एग्जाम्पल। ठीक है, बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे। टूरिज्म को जोड़ सकते हो, अब मैं ये नहीं एक्सप्लेन करूंगी, आप लोग को क्लू दे दी हूँ, टूरिज्म को कैसे कनेक्ट कर सकते हो आप लोग बनाना। ठीक है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कंपेयर करते हुए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की शुरुआत कब हुई, कब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचना चालू हुआ, ये वर्ड कहाँ से आया, 1992 से नहीं आया, हाँ गुड, 1987 में, हाँ 1987 में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो शब्द है वो यूज किया गया। लिखना, वर्ल्ड, एक लिखो वर्ल्ड कमीशन, एक कमीशन का नाम लिखो, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये एक कमीशन है। इस कमीशन के चेयरपर्सन का नाम लिखो, यार कहाँ चला गया, कमीशन लिख लिए थे ना आप लोग, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट।
ग्रो हार्लैंड ब्रटलैंड, ये एक व्यक्ति थे जो कि वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के चेयरपर्सन थे। हार्लेम है, सॉरी हार्लेम नहीं है, हार्लेम। ग्रो हार्लेम ब्रटलैंड एक आदमी का नाम है ये। हाँ मतलब व्यक्ति का नाम है ये, मैं कह रही हूँ उनको। क्या पूछ रहे हो? हाँ डी है, डी है, डी है, डी टी, BRUDTLAND, ब्रटलैंड। ठीक है। 1987, 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसको चेयर कर रहे थे कौन? ग्रो हार्लेम ब्रटलैंड। और इन्होंने जो रिपोर्ट दी, इसी रिपोर्ट का नाम है ब्रटलैंड रिपोर्ट। ठीक है, ये ब्रटलैंड रिपोर्ट कब आई है? 1987 में। क्योंकि ये चेयर कर रही थी इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? ब्रटलैंड रिपोर्ट। ठीक है। और इसी रिपोर्ट में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी गई थी। डेफिनेशन आप लोग लिखिए, जो डेफिनेशन इस रिपोर्ट में थी। डेवलपमेंट दैट मीट्स, हिंदी में बोलूंगी पहले इंग्लिश में। डेवलपमेंट दैट मीट्स the needs of the present without compromising, development that meets the needs of present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. हिंदी में लिखिए, भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं तथा क्षमताओं में कॉम्प्रोमाइजिंग को क्या कहेंगे? समझौता किए बिना यदि वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी हो एवं विकास हो, यही सतत विकास की अवधारणा है। यही सतत विकास की अवधारणा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इनको चेयर कौन कर रही थी? ग्रो हार्लेम ब्रटलैंड। 1987 में इस कमीशन ने रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में डेफिनेशन दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, और पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड यूज किया गया। ठीक है, सतत विकास शब्द यूज किया गया। और सतत विकास शब्द का मतलब क्या होता है? फ्यूचर जनरेशन्स के नीड्स को क्या बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए आज हमको क्या करना है? डेवलपमेंट करना है, अपनी नीड्स को फुलफिल करना है। यही क्या कहलाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, मतलब आज की आवश्यकताएं भी पूरी हो और साथ में फ्यूचर जनरेशन के लिए भी क्या बचे रहे? वो रिसोर्सेज बचे रहे। यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का परिभाषा तो आ गया। ठीक है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सोचना चालू किया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसमें? 1992 के अर्थ समिट में।
ठीक है। रियो अर्थ समिट भी कहते हैं इसे, क्योंकि रियो डी जनेरियो में हुआ था 1992 में। अब यहां पर क्या आया था, तो रियो अर्थ समिट में एजेंडा 21 आया था। ये क्या है मैं बताती हूँ। एजेंडा 21 कब आया था, ये इसी रियो के अर्थ समिट में अपनाया गया था एजेंडा 21 को। एजेंडा 21 का ये मतलब है, रियो अर्थ समिट कब हो रहा है, यानी कि 20th सेंचुरी में, है ना। और एजेंडा 21 ये बताता है कि जब 21st सेंचुरी आएगा, 21वीं शताब्दी आएगी, तब हमारा पूरा विश्व कैसा होना चाहिए, हमारा फ्यूचर कैसा होना चाहिए। ठीक है। और विश्व में डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कैसे कन्वर्ट करें, कब, आने वाले समय में, यानी कि 21वीं शताब्दी में। उसकी पूरी प्लानिंग जो तैयार की गई, उसी को क्या कहा गया, एजेंडा 21 कहा गया। ठीक है, कि 21st सेंचुरी में फ्यूचर जनरेशन को सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या करना है, हमको चेंज करने के लिए हम 21st सेंचुरी में क्या क्या ऐसी तकनीकें या फिर क्या क्या नए इनिशिएटिव अपनाएं, जिससे कि 21st सेंचुरी हमारा क्या हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला हो। यही क्या कहलाता है, एजेंडा 21 कहलाता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा है एजेंडा 21, 40 चैप्टर है इसमें, हमको सब याद नहीं करना है। मैं आप लोगों को मेन फोकस एरियाज क्या क्या थे एजेंडा 21 के, वो कुछ कुछ पॉइंट्स में लिखा देती हूँ। ठीक है, लिखो, ऑब्जेक्टिव्स लिख लो, या फोकस इज ऑन, ऐसा करके लिख लो। फर्स्ट लिखो पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी कम करना, पॉवर्टी रिडक्शन। सेकेंड लिखो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सतत कृषि। थर्ड लिखो फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वन संरक्षण। फोर्थ लिखो वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन। फिफ्थ लिखो पोल्यूशन कंट्रोल, प्रदूषण नियंत्रण। प्रदूषण मतलब सब आ गया, एयर, सॉइल, वाटर पोल्यूशन सब। वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन लिखिए, कचरा। नेक्स्ट लिखो रिन्यूएबल एनर्जी, नवीनीकरण ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन। लास्ट लिखो वुमेन एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन, महिलाओं तथा आम जनता की भागीदारी, वुमेन एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन, महिलाओं और आम जनता की भागीदारी। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन। अच्छा, आप लोगों को मैं अर्थ समिट का ऑफिशियल नेम नहीं लिखाई थी ना, इसका ऑफिशियल नेम लिख लो। अर्थ समिट का जो ऑफिशियल नेम था, आधिकारिक उसका नाम था, किस नाम से इस कॉन्फ्रेंस को बुलाया जाता था, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। लिखे, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, शॉर्ट में इसे कहते हैं UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखो, इसके बाद जो है रियो 1992 हुआ था ना, है ना। इसमें हमने 4 चीजों पर बात की थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, डिजर्टिफिकेशन और बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो रियो 1992
2 जो हुआ था उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी बात की गई थी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आगे चल के रियो के नाम से ही और बहुत सारे अलग अलग समिट आयोजित किए गए, लेकिन उन जितने भी समिट हम लोग पढ़ेंगे उसका मेन फोकस एरिया सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, रियो में 1992 में यूएनएफसीसीसी बन गया था। अब जो कॉप वाली जो बैठक हो रही थी वो किसके अंतर्गत हो रही थी? यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत हो रही थी। ठीक है, अब ये जो मैं कॉन्वेंशंस बताऊंगी ये किसके लिए होंगे? ये आपके होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो रियो 5, यानी कि 1992 के अर्थ समिट के 5 साल बाद जो आयोजन हुआ, कन्वेंशन हुआ, उसको नाम दिया गया रियो 5। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिए रियो 5। ये हुआ था 1997 में, 1997 में। प्लेस लिखो न्यूयॉर्क। ये एक तरीके से रिव्यू मीटिंग था, यानी कि एजेंडा 21 जो लाया गया था 1992 में, उसके जो मेन फोकस एरिया थे उसको कहाँ तक इम्प्लीमेंट किया गया, इसको रिव्यू करने के लिए, इसको चेक करने के लिए रियो 5 आयोजित किया गया था। यानी कि एजेंडा 21 के जो उद्देश्य थे, जो मेन लक्ष्य थे, टारगेट्स थे, वो पूरे हुए कि नहीं हुए, कौन कौन से देश ने उसको इम्प्लीमेंट किया, किस देश ने नहीं किया, कहाँ तक वो लागू हुआ, कहाँ तक सक्सेसफुल रहा, इन चीज़ों को रिव्यू करने के लिए रियो 5 आयोजित किया गया था 1997 में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो ये एक तरीके से प्रोग्रेस रिपोर्ट थी कंट्रीज की। ठीक है, जिसमें कंट्रीज ने, सभी देशों ने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट को क्या किया था? दर्शाया था, बताया था। ठीक है, कि एजेंडा 21 उन्होंने किस हद तक लागू किया है। अच्छा, पाया क्या गया, रिजल्ट क्या निकला? इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन अभी भी बढ़ रहा है, कोई खासा चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो आउटपुट लिख लो इसमें, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इंक्रीजेस, पर्यावरणीय क्षरण में वृद्धि हुई। डेवलप्ड कंट्रीज जो थे वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर पाए थे। ठीक है, जो विकसित देश थे उन्होंने जो कमिटमेंट किया था वो क्या नहीं कर पाए थे? उसको पूरा नहीं कर पाए थे। ये मेन लूपहोल देखा गया था किसका? एजेंडा 21 का। विकसित देशों द्वारा किया गया कमिटमेंट क्या नहीं हो पाया? पूरा नहीं हो पाया। हिंदी में लिख लेना, विकसित देशों द्वारा किए गए वादे जो है वो पूर्ण नहीं हुए। ठीक है, नॉट फुलफिल डेवलप्ड कंट्रीज कमिटमेंट। ठीक है, इसके बाद आपका हुआ, नेक्स्ट लिखिएगा रियो 10, जो 10 साल बाद हुआ उसको नाम दिया गया रियो 10। रियो 10 हुआ कब? तो 2002 में। ऑफिशियल नेम लिख लेना रियो 10 का। रियो 10 उसको 10 साल बाद हुआ इसलिए कहते हैं, इसका ऑफिशियल नेम लिख लो, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वर्ल्ड समिट ऑन वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इसका ऑफिशियल नेम था। हुआ था 2002 में। हुआ कहाँ था? जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग में। ठीक है, अब ये जो रियो आपका 10 हुआ, इसके पहले 2000 में कुछ गोल सेट किए गए थे। ठीक है, कुछ गोल रखे गए थे आपके 2002 के पहले, जो रियो 10 था उसके पहले। वो गोल क्या थे ये हम लोग लिखेंगे। इन गोल को कहा जाता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। जैसे कि एसडीजी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वैसे ही एसडीजी के पहले आया था एमडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ठीक है, तो इसको लिखते हैं पहले, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या है।
एसडीजी आज के टाइम पे आप पढ़ते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 गोल है, ठीक है। सभी राज्य उसके लिए कार्य कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की भी कुछ रैंकिंग है, सब पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, जब सबसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पहले कुछ और आया था जिसे कहा जाता था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, इसे शॉर्ट में कहते हैं एमडीजी, ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, एमडीजी। अब एमडीजी आया कब था? तो 2000 में आया था, 2000 में आया था, 2000 में आया था, ठीक है। 2000 में एक समिट हुआ था जिसे मिलेनियम समिट कहा जाता है। इस मिलेनियम समिट में इसको अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। उसको थोड़ा सा ब्रेक कर दो, जोहान्सबर्ग वाला वो मैं समझाऊंगी इससे कनेक्टेड कैसे था, ठीक है। लेकिन जोहान्सबर्ग में जो आपका 2002 में रियो 10 हुआ था, उससे पहले 2000 में एक गोल आया था जिस गोल का नाम क्या था? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ठीक है। यह आया था 2000 में, उसको बीच में ही लिखो, वो लिखा है ना आपने, उसको बीच में ही लिखो। 2000 में आया था, फिर 2002 में इसी गोल से रिलेटेड बातें की गई थी, इसलिए मैंने उसको पहले बताया, वैसे ही लिखो, सीक्वेंस वैसे ही रखो, ठीक है। ये जो समिट था ये कोई बहुत बड़ा समिट नहीं था, जैसे रियो के समिट हो रहे हैं ना बड़े बड़े, वैसे ये बहुत बड़ा समिट नहीं था। इस समिट को हम इसलिए पढ़ रहे हैं, मिलेनियम समिट को, क्योंकि इसमें आया था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। आप लोगों को रियो 5, रियो 10, रियो 20 यही याद रखना है सीक्वेंस में। इस बीच में 2000 में एक गोल आया था, ऐसे याद रखो, इस गोल का नाम है क्या? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, 2000 में आया था, ठीक है। अडॉप्ट किया गया था 2000 में, कहां पर? न्यूयॉर्क में। इसके कुछ 8 गोल थे, इन गोल्स को सभी देशों को, जो सदस्य देश थे, उनको फॉलो करना था, ठीक है। इनके 8 गोल्स लिख लो, 8 गोल थे इसके। जैसे एसडीजी के 17 गोल है, वैसे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आपके क्या थे? 8 थे टोटल, ठीक है। 8 गोल्स लिखो। फर्स्ट लिखो, इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, हिंदी में बोल रही हूँ, अत्यधिक गरीबी तथा भूखमरी को समाप्त करना। एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। सेकेंड लिखो, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, हिंदी में लिखो, सभी तक प्राथमिक शिक्षा पहुंचाना। थर्ड लिखो, प्रोमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन, प्रोमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण। मैं फिर बोल रही हूँ, ये पूरा याद रखना, क्योंकि सतत विकास से ए से आ सकता है, ठीक है। फोर्थ लिखो, रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टेलिटी, सॉरी, रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टेलिटी, बच्चों की मृत्यु दर में कमी। फिफ्थ लिखो, इंप्रूव मैटरनल हेल्थ, मातृ स्वास्थ्य में सुधार। एकदम इजी है, याद हो जाएगा, और यही सेम लगभग आपको मिलेगा वो 17 गोल में भी, बस उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड है। 6 लिखो, 6 है, कौन सा नंबर है? 6 ही है। कॉम्बैट HIV, हाँ, कॉम्बैट, COMBAT, कॉम्बैट HIV, कॉमा मलेरिया एंड अदर डिसीजेस, हिंदी में लिखे, HIV, मलेरिया और अन्य रोगों से लड़ना। सेवन लिखो, एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पर्यावरणीय सतत विकास सुनिश्चित करना, पर्यावरणीय सतत विकास सुनिश्चित करना।
लास्ट लिखो, लास्ट है ना, डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप, डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप, वैश्विक साझेदारी स्थापित करना। ठीक है, और ये जो 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आया था, इसका टारगेट रखा गया था 2015, टारगेट ईयर था ये निर्धारित किया गया था 2015 तक इन 8 गोल को सभी देशों को क्या करना होगा, अचीव करना होगा। ये जो 8 गोल रखे गए हैं, इस पूरे 8 गोल को अचीव करना होगा 2015 तक, ये टारगेट सेट किया गया था। ठीक है, उसके बाद फिर जो मैंने अभी बताया रियो 10, कब आया था रियो 10? 2002 में। तो रियो 10 रखा ही इसलिए गया था कि ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है ये इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि 2 साल हो गए थे, चेक करना था कि लोग जो है वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, कोई देश काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इन 8 गोल पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेकिंग करने के लिए, रिव्यू करने के लिए रियो 10 आयोजित किया गया था इन 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को, कि देश जो है वो अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस देश में प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करने के लिए रियो 10 आयोजित किया गया था। क्लियर है इतना? ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से हुई? 1987 ब्रटलैंड रिपोर्ट, फिर 1992 अर्थ समिट, फिर रियो 5 1997, उसके बाद फिर 2000 में मिलेनियम समिट एंड रियो 10 2002। ठीक है,